कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने यही पढ़ा कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल्स नहीं खाते हैं तो भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स क्यों बनते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी, हमने कल ये बात बताई थी कि देखो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती, हर टाइम पे पड़ेगी। अगर खाने में हम नहीं खाएंगे या फिर हमें जो खाने से जितना हम खा रहे हैं उसमें उतना कोलेस्ट्रॉल्स ना मिले, तब बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद क्या करती है, पूरा कर सकती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ पे बनती है, लीवर में बनेगी, एडिनल कॉर्टेक्स में बनेगी, टेस्टिस में बनती है, ओवरीज में बनती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनती है। ये ऑर्गन्स इसलिए कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बनाते हैं। आप ये सोचोगे कि मैम लीवर ही क्यों, एडिनल ग्लैंड ही क्यों, टेस्टिस ही क्यों, ओवरी ही क्यों, इंटेस्टाइन ही क्यों भैया बना रही है? बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, यहाँ पे बाइल एसिड्स बनते हैं, इसलिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब कोलेस्ट्रॉल्स बनने वाले एंजाइम्स दो जगह होते हैं, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल्स के मेटाबॉलिज्म्स में इन्वॉल्व होते हैं वो दो जगह प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और सेकंड इज द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल में शुरू होती है और ER में जाके वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब किस किस रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी कोलेस्ट्रॉल्स को बनाने के लिए? तो एसिटिल को एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग्स ब्लॉक, ATP मतलब एनर्जी और NADPH मतलब रिडक्शंस के लिए पावर और ऑक्सीजन। और इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो एसिटिल को एंजाइम होगा। अब हम लोग ना फॉर्मेशंस को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सीक्वेंस होता है। सबसे पहले HMG को एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा, फिर मेवोलिनेट का सिंथेसाइज होगा, फिर आइसोप्रोटेनॉइड यूनिट्स जो है हमारे मेवोलिनेट्स से बनेगी, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर सिंथेसिस होगा सेक्विलिन का, फिर फॉर्मेशन होगी कोलेस्ट्रॉल्स की फ्रॉम द सेक्विलिन। मैं ना आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है, स्टोरी को ध्यान से सुनना। कि मान लो कि आपने क्या किया, एक लोगो ब्लॉक्स में एक बड़ा महल बना रहे हो। आपने किसी ब्लॉक को ले लिया, मान लो कोई A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक में आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा घर बनवा रहे हो। तो शुरू में आप क्या करोगे, आपके पास सिर्फ छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे और इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स को या फिर इन्हीं छोटे छोटे ईंटों को जोड़ के आप क्या करोगे, बड़ा सा महल तैयार करोगे। दैट्स रीजन्स। इसी तरह एसिटिल को एंजाइम्स है, ये ही छोटे छोटे वो ब्लॉक्स होते हैं और वो जुड़ते हैं और जुड़ के फिर वो क्या करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसी तरह जब भी कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स इसमें क्या होते हैं, एसिटिल को एंजाइम्स होती है। और इन ब्लॉक्स को जोड़ते जोड़ते बॉडी पहले एक छोटी सी चेन बनाती है, फिर एक बड़ी सी चेन बनती है और लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल्स बन जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ कोलेस्ट्रॉल्स बायोसिंथेसिस। तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स को देखेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या है, सिंथेसिस ऑफ HMG को एंजाइम्स। मतलब सबसे पहले बॉडी के पास बहुत सारे क्या होते हैं, एसिटिल्स को एंजाइम्स होते हैं और इन एसिटिल को एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के जो है वो एसिटोएसिटिल को एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रोसेस में एक स्पेशल टाइप्स की एंजाइम्स आती है जिसका नाम है थियोलेज। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आप एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ के घर तैयार करते हो, उसी तरह एक एसिटिल कोएंजाइम्स को दूसरे एसिटिल कोएंजाइम्स में वैसे ही जोड़ती है।
उसके बाद आता है हमारा जो है इसी रिएक्शन के बाद जैसे ही हमारी एसिटिल कोएंजाइम्स मिलके एसिटो एसिटिल कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन करती हैं, अब एक और एसिटिल कोएंजाइम्स आता है और ये तीनों मिलके HMG कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे एक एंजाइम्स आती है जिसका नाम है HMG कोएंजाइम सिंथेटेज। अब 3 एसिटिल कोएंजाइम्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसका नाम वो क्या रखते हैं, HMG कोएंजाइम्स रखते हैं। यहाँ पे थोड़े आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि HMG कोएंजाइम्स हमारी बॉडी में 2 जगह बनते हैं। जब हमारे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है तो साइटोप्लाज्म में बनती है, और यही HMG कोएंजाइम्स जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया बायोसिंथेसिस कीटोन की बॉडी सिंथेसिस होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। दोनों HMG कोएंजाइम्स बनते हैं लेकिन एंजाइम्स और उसके लोकेशन जो होता है वो अलग होता है। अब हमने क्या कहा, यहाँ तक हमारा HMG कोएंजाइम्स बन गया। अब बनेगा हमारा मेवालिनेट्स, सिंथेसिस ऑफ मेवालिनेट्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, अगर एग्ज़ाम्स में पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल की रेट लिमिटिंग स्टेप्स क्या होती है, तो HMG कोएंजाइम से मेवालिनेट्स बनना जो होता है वो क्या होता है, एक रेट्स लिमिटिंग एंजाइम्स होती है। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एंजाइम्स आता है जिसको बोलते हैं HMG कोएंजाइम्स रिडक्टेस, और इस एंजाइम्स को कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का हम गेट्स कीपर कहते हैं। अब HMG कोएंजाइम्स जो मेवालिनेट्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे HMG कोएंजाइम्स रिडक्टेज आई और इस रिएक्शंस में NADPH का क्या होता है, यूज़ होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रेट लिमिटिंग स्टेप्स को समझाना चाहती हूँ कि मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल्स ले लो कि आप हाईवे पे जाते हो जहाँ पे 10 रोड होती हैं। सब रोड्स क्या होती हैं, खुली होती है, लेकिन एक होता है टोल गेट्स। जैसे ही आप टोल गेट्स पे आते हो वहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी ट्रैफिक टाइप लग जाती है, वहाँ पे लोग रुकते हैं और ये टोल गेट ही क्या होती है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स होती है। बिल्कुल उसी तरह कोलेस्ट्रॉल में भी सबसे स्लो और कंट्रोल्स रिएक्शन जो होता है वो HMG कोएंजाइम से मेलिनेट्स बनने का होता है। इसलिए HMG कोएंजाइम्स को हम रिडक्टेज और सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स में मानते हैं। अब जो हमारा तीसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं आइसोप्रिनॉइड्स यूनिट्स का बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रिनॉइड्स यूनिट्स। अब मेलिनेट जो है वो डायरेक्टली तो कोलेस्ट्रॉल्स बनाएगा नहीं, इसलिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, एक्टिव किया जाता है, और एक्टिव करके यहाँ पे ATP की यूज़ की जाती है और मेलिनेट्स पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को लगाया जाता है और जिससे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब बन जाएगा हमारा आइसोपेंटेनीन पायरोफॉस्फेटेज। ये सिर्फ 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की जो इसीलिए इसको हम जो हमारा IPP मतलब आइसोपेंटेनीन पायरोफॉस्फेटेज होती है उसको हम स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर होता है हमारा जो IPP है आइसोपेंटेनील पायरोफॉस्फेटेज जो है उस अपने स्ट्रक्चर्स में थोड़ा चेंज करता है और फिर ये बन जाता है क्या, DPP मतलब डाई मेथिल एलिल पायरोफॉस्फेटेज। अब बॉडी के पास 2 एक्टिव 5 कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक का नाम है IPP और एक का क्या नाम है DP। अब इन्हीं से आगे चल के क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनेगा। देखो जितना मैंने समझाया, देखो 2 एसिटिल्स थे, थियोलेज आके जुड़ा, कोएंजाइम से एक रिलीज़ हुआ और एसिटो एसिटिल कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एसिटो एसिटिल कोएंजाइम्स HMG कोएंजाइम सिंथेटेज से मिलके एक और आके यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम जुड़ेगा
अब बीटा हाइड्रोक्सिक बीटा मेथिल ग्लूटरील को एंजाइम्स मतलब HMG को एंजाइम्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। अब यही HMG को एंजाइम्स रिडक्टेज NADPH का यूज़ करके मेलेनेट का फॉर्मेशंस करेगा। अब मेलेनेट्स किस में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी, पहले तो इसमें क्या होगा, जो है तीन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स बताया था अभी, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आके जुड़ेंगे तो पहला फॉस्फेट ग्रुप 5 फॉस्फो मेलेनेट्स का फॉर्मेशन करेगा, फिर 5 फॉस्फो मेलेनेट जो है वो 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो मेलेनेट्स का फॉर्मेशन करेगा, और लास्ट में एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगी, आइसोपेनेट्री पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, और ये थोड़ा आइसोमेराइजेशन करेगी, अपने स्ट्रक्चर्स में चेंज करेगी, और ये डाई मेथिल एलिल फॉस्फो पायरोफॉस्फेटेज मतलब DPP में खुद को कन्वर्ट कर देगी। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ स्क्वेलिन। स्क्वेलिन के सिंथेसिस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करेंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, IPP 5 कार्बन वाला DPP में कन्वर्ट हुआ था। अब ये IPP और DPP जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट होंगे जेनरिल पायरोफॉस्फेटेज में कन्वर्ट होगी। 6 जो हमारा 6 कार्बन्स की जो है क्या फॉर्मेशन होगा, 10 कार्बन की जो है वो इंटरमीडिएट गैरलिन डाईफॉस्फेटेज का फॉर्मेशन होगा। तीसरे स्टेप्स में क्या होगा, ये जो हमारा 2 फेरेंसील है वो स्वेक्लिन मतलब 30 कार्बन्स में कन्वर्ट होगा। याद रखो 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 30 का फॉर्मेशन होगा। स्वेक्लिन कैसे बनता है, ये एक लंबी और सीधी जो है लीनियर मॉलिक्यूल्स होती है, तभी इसमें क्या होता है, स्ट्रॉयड रिंग्स नहीं बनी होती है। अब देखो क्या होगा, देखो मैंने बताया डाई मेथिल पायरोफॉस्फेटेज और आइसोपेनेट्री फॉस्फेटेज मिल के क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैरलिन पायरोफॉस्फेटेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें एक और आइसोपेनेट्री पायरोफॉस्फेटेज आके जुड़ेगा और ये फेरेनलीन पायरोफॉस्फेटेज का फॉर्मेशन करेगा। अब हम आ गए कोलेस्ट्रॉल्स के फॉर्मेशन पे। अब बॉडी क्या करेगी, स्क्वेलिन का गोल रिंग में क्या करेगी, फोल्ड करेगी, और इसी प्रोसेस को हम साइक्लाइजेशन के नाम से कहते हैं। अब स्वेक्लिन जो लेनोस्टेरॉल में फॉर्मेशन करेगी और 3 मेथिल ग्रुप्स को क्या करेगी, रिमूव करके कोलेस्ट्रॉल्स का फॉर्मेशन करेगी। अब देखो रेगुलेशन कैसे हुआ, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस तो ऐसे नहीं होगी, ऐसे होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी जो है क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल करके रखती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो HMG को एंजाइम रिडक्टेज जो है वो क्या करता है, काम करता है। अब हमारा फीडबैक रेगुलेशन है, मान लो घर में पहले से ही 20 किलो चावल रखा हो, आप और चावल जो है आप और चावल नहीं खरीदोगे, वैसी ही बॉडी भी सोचती है अगर कोलेस्ट्रॉल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो नए कोलेस्ट्रॉल्स को नहीं बनाना है। दैट इज़ नोन एज अ फीडबैक इनहिबिशंस के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा हार्मोनल्स रेगुलेशन। हार्मोनल्स रेगुलेशंस में क्या होगा, अब देखो इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने कहा कि मान लो तुम्हारे घर में कोई सामान रखा है तो तुम सोचोगे कि वो सामान दोबारा ना करें, दैट इज़ नोन एज ए फीडबैक कंट्रोल्स। मान लो इंड प्रोडक्ट जो है कोलेस्ट्रॉल्स का, उसको क्या कर दे, जो है कंट्रोल कर दे, मतलब एक फीडबैक मैकेनिज़म्स रख दे जो कि जो हमारा HMG को एंजाइम्स रिडक्टेज है उसी को क्या करे, किसी वजह से रोक दे कि भैया अब तुमको आगे नहीं बढ़ना है, दैट इज़ अ फीड। ये देखो ऐसे तो रुकेगा नहीं,
अब इंसुलिन, जैसे खाना खाने के बाद इंसुलिन बढ़ेगा, तो इंसुलिन क्या करता है, एचएमजी को एंजाइम्स रिडक्टेज को एक्टिवेट करता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है। वहीं पे ग्लूकागॉन है, फास्टिंग में ग्लूकागॉन बढ़ता है, ये एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या हो जाएगी, सिंथेसिस कम हो जाएगी। अगर आप रोज़ ज़्यादा घी, बटर, चीज़, एग और फैटी फूड्स खा रहे हो, तो आपकी बॉडी सोचेगी कि बाहर से ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, तो वो अपने सिंथेसिस को क्या कर देगी, कम कर देगी। मान लो कोई हार्ट पेशेंट होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, उन्हें हम स्टैटिन्स के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्टली जाके एचएमजी कोएंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है। जब एचएमजी कोएंजाइम्स ब्लॉक हो जाएगी तो मेवालिनेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल्स भी कम बनेंगे। इसी के वजह से कोलेस्ट्रॉल्स लेवल जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम्स किस में बना, एसिटिल कोएंजाइम एसीटो एसीटेट कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर एचएमजी कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर मेवालोनेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर आईपीपी का फॉर्मेशन हुआ, फिर डीपीडी पीपी का फॉर्मेशन हुआ, फिर जेनरी का फॉर्मेशन हुआ, फिर फॉर्नेस्ली का फॉर्मेशन हुआ, फिर स्वेकेलिन का फॉर्मेशन हुआ, फिर लेनोस्टेरॉल का फॉर्मेशन हुआ, और लास्ट में जाके कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को कुछ इंटर कन्वर्जन्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि देखो, बॉडी में जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए अगर उतना बन जाए, अगर उसे कंट्रोल अगर नहीं करेंगे, मान लो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल्स को बॉडी में बने जा रहा है, तो उससे आपके हार्ट डिजीज़ का क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बॉडी जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को मेनली एचएमजी कोएंजाइम्स रिडक्टेज सिंथेसिस के थ्रू क्या करती है, रेगुलेट्स करती है। इसी एचएमजी कोएंजाइम्स को हम रेट्स लिमिटिंग एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। अब इंटर कन्वर्जन क्या होता है, इंटर कन्वर्जन्स का मतलब होता है एंजाइम्स का ऑन या फिर ऑफ करना। ये काम किसका है, फॉस्फोरिलाइजेशन और डीफॉस्फोरिलाइजेशन के थ्रू होती है। सोचो, एक स्विच है, अगर आपने ऑन किया तो एंजाइम्स एक्टिव हो गई, अगर आपने ऑफ़ किया तो एंजाइम्स क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। बॉडी भी इसी तरह से एंजाइम्स को एक्टिव और इनएक्टिव करती है। फॉस्फोरिलाइजेशन का मतलब होता है एंजाइम्स के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप्स को लगाना। इस पाथवे में फॉस्फेट लगाने को से एचएमजी कोएंजाइम्स रिडक्टेज जो है वो क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। फिर है डीफॉस्फोरिलाइजेशन। डीफॉस्फोरिलाइजेशन का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप्स को हटा देना, और जैसे ही आप फॉस्फेट ग्रुप्स को हटाओगे तो एचएमजी कोएंजाइम्स एक्टिव हो जाएगी और हार्मोन्स का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाएगा। इसको रेगुलेट्स करने के लिए कुछ एंजाइम्स है, जैसे इंसुलिन है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ता है, तो पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज़ करती है, और ये इंसुलिन जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन कर देती है, जिसकी वजह से एचएमजी कोएंजाइम्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है। वहीं पे थायरॉक्सिन भी एक एंजाइम्स है जो एक्टिवेट करती है, ये भी डीफॉस्फोराइलेशन को प्रमोट करती है और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है। वहीं पे ग्लूकागॉन जो है, जब आप फास्टिंग में होते हो तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है। ग्लूकागॉन जो है वो सीएमपी पाथवे को एक्टिवेट करती है, जिससे फॉस्फोरिलाइजेशन करवाती है, और एचएमजी कोएंजाइम्स रिडक्टेज इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या हो जाती है, उसकी फॉर्मेशन सिंथेसिस कम हो जाती है। ठीक है। अब डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, अगर कोई पर्सन मान लो
बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स खा रहा है, एग खा रहा है, बटर खा रहा है, घी खा रहा है, चीज़ खा रहा है, रेड मीट्स खा रहा है, तब बॉडी सोचती है कि बाहर से कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी मिल रहा है, तो अब मैं खुद इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए वो क्या कर देती है, HMG को एंजाइम्स रिडक्टेज की एक्टिविटी को कम कर देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल्स बनना कम हो जाता है। इसको हम नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशंस के नाम से जानते हैं। अब कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं जो कोलेस्ट्रॉल्स को कम करती है, जिसको बोलते हैं स्टेनिन, जो कि HMG को एंजाइम्स रिडक्टेज को ब्लॉक करती हैं। अब आता है हमारा जो है वो आता है हमारा कुछ कॉम्पिटिटिव्स इनहिबिटर्स। देखो सेटिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, कुछ HMG को एंजाइम से जो है वो क्या होता है, मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, HMG को एंजाइम से मिलता जुलता है। अगर एंजाइम्स कंफ्यूज हो जाता है कि सेटिन को बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से असली HMG को एंजाइम्स बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मेलवेट्स नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बन जाएगी और जो हमारा ब्लड में LDL है वो कम हो जाएगी। देखो दैट इज़ द स्ट्रक्चर। जब आप क्या हो, टाइम फॉर द डीप थिंकिंग, आप डीप थिंकिंग में हो, एसिटिल कोएंजाइम्स मल्टीपल स्टेप हो रहा है, एसिटिल HMG को एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आप HMG को एंजाइम्स रिडक्टेज आ रही है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम होता है इसको डीफॉस्फोराइजेशन करके इसके HMG कोएंजाइम्स रिडक्टेज को एक्टिव करना, जिससे कोलेस्ट्रॉल बन जाए। वहीं पे ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन क्या करता है, उसको रोकने का, इनहिबिट करने का काम करता है। फिर हमारा एक जो है, मान लो एक जो है स्टिमुलेट जो है एक हमारा प्रोटियोलाइसिस हो रही है, मान लो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज आ रहा है और वो भी क्या करेगा, मेलवेट्स मतलब रिडक्टेज कोएंजाइम्स को, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को रोकने का काम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ़ैट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल की फ़ैट क्या होती है, कैसे वो क्या क्या फॉर्म करती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो याद रखो, इंसुलिन एक्टिव करती है, थायरॉक्सिन भी एक्टिव करती है, वहीं पे ग्लूकागॉन जो है इनएक्टिव करता है, और हाई डाइटरी कोलेस्ट्रॉल्स भी एक इनहिबिट एंजाइम्स की तरह काम करता है, और जो हमारा स्टैटिन ड्रग्स है वो भी एक क्या होता है, कॉम्पिटिटिव्स इनहिबिटर्स की तरह काम करता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अच्छा एक सवाल का जवाब दो कि बॉडी अगर कोलेस्ट्रॉल बनाती भी है और हमें डाइट से मिलता है, तो हमारी बॉडी इतने कोलेस्ट्रॉल्स को क्या करती है। तो देखो कोलेस्ट्रॉल एनर्जी के लिए तो यूज़ होती नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर्स में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन भी नहीं होती है, तो इसका बॉडी में दूसरा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस बनाने में करती है, फिर बाइल के थ्रू बॉडी से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दैट इज़ नोन एज द फेट ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। देखो फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स में जो है कन्वर्जन होता है इन द बाइल एसिड्स में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल स्टेरॉल्स में इसका कन्वर्जन हो जाएगा, फिर इसका कन्वर्जन विटामिन डी के सिंथेसिस में हो जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स में हो जाएगा, और डिग्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। बेसिकली ये ह्यूमंस में डिग्रेशन जो है वो नहीं होता है। अब हम लोग ना थोड़ा से डिग्रेशंस के बारे में जानेंगे। तो देखो नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड होती हैं बॉडी में ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के एनर्जी बनाती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ ऐसा नहीं होता है। जो ह्यूमंस की बॉडी होती है ना, इसमें जो हमारा कोलेस्ट्रॉल्स है वो कभी भी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगर वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड्स नहीं बनाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को बॉडी किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट्स करके रिमूव करती है। मतलब कोलेस्ट्रॉल्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिग्रेड टू कार्बन डाइऑक्साइड्स इन द ह्यूमन।
दूसरा क्या करती है, कन्वर्जन्स कर लेती है खुद को बाइल एसिड्स में। ये कोलेस्ट्रॉल का सबसे इम्पॉर्टेंट फेट है। लगभग 50 to 80% जो कोलेस्ट्रॉल्स है वो लीवर में बाइल एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बाइल एसिड्स क्या होती है, ये एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस होती है जो डाइजेशंस में हेल्प करती है, लीवर में होता है। और ये जो है वो प्राइमरी बाइल एसिड्स के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम बहुत डिटेल में क्या करेंगे, सब जानेंगे कि हमारा फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो किस चीज़ में क्या होता है, यूटिलाइज्ड हो रहा है। मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मान लो BMS किया है, BHMS किया है, BOMS किया है या फिर आपने BNYS किया है, तो आप लीगल्स वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लीगल्स गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको हम CCH कहते हैं। और ये 1 साल का कोर्स है और इसकी कम्प्लीटली जो फीस है वो 25,000 रुपये है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो हमारे कॉलेज के दिए गए नंबर पे, जो इस वीडियो में होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। कल हम लोग फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे।